Hello everyone, welcome to Ayur Core. This is episode 8 of संस्कृत मेड इजी सीरीज. आज का टॉपिक है समास. आज से हम समास को स्टार्ट करने वाले हैं. समास अगले आने वाले हम 4 to 5 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे. तो सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप समास का एक भी लेक्चर मिस ना करो, क्योंकि अगर आपने समास का लेक्चर मिस किया तो आप 15 से 20 मार्क्स को आप इजीली लूज़ कर सकते हो. समास आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. समास का डेफिनेशन का सूत्र क्या है? समसनम समासम. समसनम समासम का मतलब क्या है? कुछ बहुत ही बड़े को छोटे में कहना समास है. क्लियर? यानी संक्षिप्तीकरणम समासम. और इसको एक सूत्र होता है सहसुपा. सहसुपा मतलब समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है. मतलब जिस पद का अर्थ सुप से होता है, सुप प्रत्यय से होता है, उन दोनों पद का नित्य समास होता है. अब आप पूछोगे सुप क्या है? सुप बेसिकली अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जितने भी आप शब्द रूप पढ़ते हो ना, शब्द रूप में से जो 21 बनते हैं आपके, जैसे 3 वचन होते हैं और 7 आपकी विभक्ति होती है. ठीक है? ये जो पूरा शब्द रूप का टेबल है ये आपका सुप होता है. जो उसके पीछे प्रत्यय लगते हैं ना, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, ऐसे है ना. तो बालक आपका शब्द है, बट यहाँ पे जो ये अह है, औ और आह, ठीक है, ये आपका सुप प्रत्यय होता है. ठीक है? तो समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है. क्लियर? बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो जो शब्द होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है सुबंत और एक होता है तिगंत. ठीक है? सुबंत जो होता है वो सुप प्रत्यय से एंड होता है और जो तिगंत होता है वो तिंग से एंड होता है. तिंग मतलब जो धातु के पीछे जो लगा रहता है ना, जैसे पठती, पठता, पठंती. ठीक है ना? तो ये जो ती, तह, अंती है ये आपका ना तिंग में आता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है. क्लियर? समास को जानने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. एक होता है आपका समस्त पद और एक होता है आपका विग्रह वाक्य. देखो, समस्त पद जो होता है ना वो समास होने के बाद जो पद बनता है. मतलब समास क्या होगा? 2 पदों के मेल से मिलके बनेगा. तो समस्त पद एक ऐसा पद होता है जिस पद में इन दोनों का मतलब हो. ठीक है? इन दोनों का मतलब भी सम्मिलित हो और जो नया शब्द बना है ना, नया शब्द भी एक मतलब को प्रतिपादित करो, एक नया अर्थ बताए. दैट इज आपका समस्त पद. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. 2 पदों के मेल से जब एक नए पद का निर्माण होता है जो दोनों पद के अर्थ को अभिव्यंजित करते हुए एक नूतन अर्थ मतलब एक नए अर्थ को प्रतिपादित करता है, उसे समस्त पद कहते हैं. देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समस्त पद, विग्रह, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है. मतलब थ्योरी में आपके नहीं पूछा जाएगा. बट फॉर अगर सपोज करो वाइवा में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ समस्त पद एंड व्हाट इज़ विग्रह, तो समास का बेसिक ये होता है कि समस्त पद क्या है, विग्रह क्या है. क्लियर? अब विग्रह क्या होता है? देखो, विग्रह समस्त पद को जब हम तोड़ के लिखते हैं और उसका जो अर्थ बताता है, दैट इज़ विग्रह. मतलब समस्त पद का अर्थ बताने के लिए जिस वाक्य विशेष का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य विशेष को विग्रह वाक्य या विग्रह कहते हैं. मतलब समस्त पद के शब्दों का अर्थ बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम विग्रह कहते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यथा पूर्व आपका समस्त पद है. ठीक है? और विग्रह क्या हो गया? पूर्वम अनअतिक्रम्य. ठीक है? इसको हम आगे डिटेल में कवर करते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास का टॉपिक है. ठीक है? प्रधान. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो समास के डिफरेंट टाइप्स है ना वो इस प्रधानता के बेसिस पे होते हैं. जो विशेष रूप से सबको धारण करता है उसे हम प्रधान कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कक्षा कक्ष. कक्षा कक्ष जो है, इसमें कक्षा जो है वो प्रधान है. ऐसा क्यों? इंग्लिश में जैसे इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, दैट इज़ क्लासरूम. ठीक है? अब ये जो रूम है, रूम तो कोई भी हो सकता है, कक्ष तो कोई भी हो सकता है. ठीक है? चाहे आपका सोने वाला कक्ष हो, चाहे आपका डाइनिंग रूम हो, ठीक है, चाहे आपका ऑडिटोरियम हो, चाहे कुछ भी हो, कक्ष तो कुछ भी हो सकता है. बट इन्होंने स्पेसिफाई किया कि कक्षा कक्ष मतलब जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करें, दैट इज़ क्लासरूम. तो यहाँ पे जो कक्षा है
वो आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया। इसी प्रधानता के बेसिस पे हम समास को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखो समास के ना टोटल अगर देखा जाए तो 7 टाइप्स होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। 6 टाइप्स बेसिकली। ठीक है, ये वाले टाइप्स होते हैं। बट प्रधानता के अर्थ पे जहाँ पे पूर्व पद प्रधान हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जहाँ पे अन्य पद प्रधान हो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है, और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आज के लेक्चर में हम अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास है और जो तत्पुरुष समास है वो आपके 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अव्ययी भाव समास के फर्दर 16 टाइप्स होते हैं, तत्पुरुष समास के फर्दर 7 टाइप्स हो जाते हैं। तो 10 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए इस कंटेंट सफिशिएंट होता है। बाकी जो समास है वो इंपॉर्टेंट है आपके 5 मार्क्स के लिए, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर समास पूछा जाए, क्योंकि देखो समास का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपकी द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपका अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए समास का आप एक भी लेक्चर मिस मत करना, बिकॉज समास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी चीज़ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनना है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपको 2 समास को डिटेल में पढ़ना है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपको चारों समास को डिटेल में पढ़ना है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप नोटिफाइड रहें जैसे ही नया लेक्चर लाइव हो। ठीक है, मैं डेली 7 PM लेक्चर अपलोड कर देती हूँ। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन क्या है? पूर्व पद का अर्थ प्रधान होने पर अव्ययी भाव समास होता है। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, बट उसकी जो नीचे नीचे वाली लाइन है ना, वहाँ पे मैंने संस्कृत ट्रांसलेशंस भी लिख ली हैं। आप अगर एग्जाम में अव्ययी भाव समास को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेशन ये लिखनी है, यदा पूर्व पदस्य अर्थम प्रधानम भवति तदा अव्ययी भाव समासम। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। देखो, अब अव्ययी भाव समास में अव्ययी जो शब्द है, अव्यय हम किसे कहते हैं? जो अव्यय नहीं है उसको अव्यय जैसा बना देता है वही अव्ययी भाव है। मतलब अव्ययी भाव समास से जो अव्यय नहीं है उनको भी वो अव्यय बना देता है। ठीक है, दैट इज तुम्हारा अव्ययी भाव समास। अब अव्यय क्या है? जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये वाला शब्द, जैसे इस प्रत्यांत जो शब्द होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ये होता है कि जिसके ना रूप कभी चेंज ना हो। लाइक पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो रूप बन गए वो एज इट इज चलेंगे, उसमें कोई शब्द रूप नहीं जुड़ेगा। ठीक है, कोई विभक्ति कोई वचन उस पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा। अव्यय हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको अव्यय का कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दूंगी। जैसे आपका ये न है, च है, ये वाले जो शब्द है ना ये अव्यय होते हैं। मतलब ये ना आपके पुरुष के हिसाब से चेंज होते हैं ना आपके वचन के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, उनको अव्यय बोलते हैं अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझना चाहो तो। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यथापूर्व। ठीक है, अब आगे आने वाले टाइप्स में ना मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है इन 16 अर्थों में। मैंने बोला ना 16 टाइप्स हो जाते हैं अव्ययी भाव समास के। तो अव्यय का समर्थ सुबंत मतलब इस समास की कंडीशन क्या है? पूर्व पद में अव्यय होना चाहिए, उत्तर पद में आपका कोई भी सुबंत होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का समास होकर 16 अर्थों में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर? अब 16 अर्थ क्या हैं? ये वाला सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिना टाइप्स के आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये वाला सूत्र जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, यथार्थ, भाव, भाव नहीं ये अभाव है। ठीक है, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा आनुपूर्व्य, यौपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु, इन अर्थों में इनका
ये 16 अर्थ हैं, इनमें अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर? अब इसको ना हम, अब ये तो आपको समझ नहीं आया होगा, चलो मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, देखो, अगर आपको इन सब की डेफिनेशन लिखनी है तो इसका एक कॉमन सेंटेंस मैंने फॉर्म कर दिया है। अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है डैश अर्थ में। जैसे अगर यहाँ पे विभक्ति की डेफिनेशन मुझे लिखनी है तो क्या लिखूंगी मैं? अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है विभक्ति अर्थ में। ठीक है, अगर आप संस्कृत में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो अव्ययम समर्थ सुबंतेन सह विभक्ति अर्थे अव्ययी भाव समास भवति। अगर मैं समीप के बारे में लिख रही हूँ तो समीप अर्थे अव्ययी भाव समासः भवति। समृद्धि के अर्थ में लिख रही हूँ तो बस यहाँ डैश की जगह ना वो 16 अर्थ में से एक एक अर्थ आ जाएगा। क्लियर? तो जब भी आप अव्ययी भाव समास को अटेम्प्ट करो तो आप जब 16 टाइप्स लिखो तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है। मैंने ये डेफिनेशन कॉमन इसलिए कोट कर दी है ताकि आप एक ही सेंटेंस याद करो और आपको सारे डेफिनेशंस याद हो जाएं। क्लियर? चलो अब विभक्ति। विभक्ति का जो एग्जाम्पल है दैट इज आपका अधिहरि। देखो ये एग्जाम्पल्स ना आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा और जो उत्तर पद होगा वो आपका सुबंत होगा। ठीक है ना? तो आपको ये अव्यय किस अर्थ में आया है ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे विभक्ति वाला जो है यहाँ पे ना अधि शब्द यूज होता है अव्यय के तौर पर और प्लस यहाँ पे कोई भी शब्द आ जाता है तो एक नया शब्द बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना अधिहरि। ठीक है, अधिहरि जो है वो आपका समस्त पद है, मतलब समास होने के बाद जो शब्द बना है। ठीक है, अधि जो अर्थ आता है वो आपका आधार के अर्थ में आता है। अधि शब्द जो है वो आपका आधार अर्थ में यूज होता है। ठीक है, अब याद करो कारक। अगर आपने कारक का लेक्चर नहीं देखा है तो 10 मिनट का लेक्चर है, पहले आप वो वाला लेक्चर देख लो ताकि आप समास जो है ना उसका विग्रह आपको अच्छे से समझ आ पाए। अगर आपको कारक नहीं आता तो आप समास का विग्रह आप इजीली नहीं समझ पाओगे। क्लियर? मैंने कारक के लेक्चर में बताया था कि अधि का मतलब क्या होता है, आधार। अधिकरण, अधिकरण जो होता है वो सप्तमी विभक्ति जो होती है ना? अधि मतलब आधार। तो ये हो गया समस्त पद। अगर मुझे इसका विग्रह करना है तो मैं यहाँ पे सप्तमी लगा दूंगी, मतलब हरऊ। हरऊ मतलब जब आप हरि का सप्तमी एकवचन देखोगे, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका अगर आप सप्तमी एकवचन देखोगे अधिकरण कारक वाला तो वहां पे बनेगा हरऊ। यानी सप्तमी अधिकरण के अर्थ में विभक्ति वाला जो है वो प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सह ग्रामे निवसति, ये तो हो गया हमारा कॉमन सेंटेंस कि हमने अधिकरण कारक लगा के अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि वो घर में रहता है या वो गांव में रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वो गांव में रहता है। ठीक है, अगर मुझे सप्तमी आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, मैंने यहाँ सप्तमी एकवचन लगा के मैंने ये सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अगर मुझे सप्तमी विभक्ति नहीं आती है तो मैं सीधा पता है क्या लिख सकती हूँ, सह अधिग्रामम निवसति। अब इसमें ना सप्तमी की टेंशन, ना प्रथमा की टेंशन, ना एकवचन की टेंशन, ना द्विवचन की टेंशन। ठीक है, आपने बस एक अधि अव्यय लगा दिया और यहाँ पे ग्रामम शब्द यूज करके आप विभक्ति वाले से छुटकारा पा लिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभक्ति अर्थ यानी पहला अर्थ। अब जो दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ यानी समीप, यानी अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है समीप के अर्थ में। समीप यानी पास आना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो उपसर्ग यूज, यहाँ पे जो अव्यय यूज होता है दैट इज उप। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ था, अधि। यहाँ पे जो उपसर्ग, उपसर्ग कह रही हूँ, अव्यय जो यूज होता है दैट इज उप। यहाँ पे हो गया उपकूपम। उपकूपम जो है आपका समस्त पद है। ठीक है, इसका जो विग्रह करते हैं उपकूपम यानी कूप के समीप। कूप, कूप यानी कुआं, कुएं के समीप। तो का के की के अर्थ में कौन सा कारक आता है, संबंध कारक। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर कारक आपने नहीं पढ़ा है तो 10 मिनट्स का लेक्चर है, आप पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लो ताकि आपको इजीली क्लियर हो कि मैं विग्रह कैसे कर रही हूँ समास का। ठीक है, उपकूपम, तो यहाँ पे क्या आ गया, षष्ठी एक वचन, कूपस्य समीपम। क्लियर? उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप, कृष्णस्य समीपम, यहाँ पे षष्ठी प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो उपनेत्रम। अब आंखें जो हैं वो तो दो होती है ना, तो यहाँ पे षष्ठी का द्विवचन लगा है, नेत्रयोः समीपम। उपगंगम यानी गंगा के पास।
अब जैसे गंगा है, गंगा एक हम नदी है, उसको हम एक वचन नहीं मान सकते, वो बहुवचन होगी। तो यहाँ पे षष्ठी बहुवचन का यूज हुआ है, दैट इज गंगायाम समीपम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन का भी ध्यान रखना है। क्लियर? कि द्विवचन है तो आप षष्ठी का द्विवचन यूज करोगे, बहुवचन शब्द है तो आप षष्ठी का बहुवचन शब्द यूज करके आप लिखोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर इसको आपको सेंटेंस की फॉर्म में यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे? सह उपगंगम निवसति, मतलब वो गंगा के पास रहता है। अब है समृद्धि। समृद्धि, समृद्धि आपको पता है, समृद्ध, समृद्ध कौन होता है? जो वेल्दी होता है, जो अच्छे से संपन्न होता है, हर चीज से संपन्न होता है, उसको समृद्ध बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका अव्यय यूज होता है दैट इज आपका सु। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सुमद्रम। सुमद्रम, यहां पे भी ना षष्ठी यूज होती है, षष्ठी विभक्ति, यानी इसकी समृद्धि, यहां पे भी संबंध आ रहा है, इसकी समृद्धि। तो सुमद्रम यानी मद्र के लोगों की समृद्धि, यानी मद्राणाम समृद्धि। मद्र के लोग क्या है? बहुवचन में, इसलिए हमने यहाँ पे षष्ठी बहुवचन लगाया, दैट इज मद्राणाम समृद्धि। क्लियर? अब इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है व्यरिद्धि। समृद्धि का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? व्यरिद्धि। ठीक है, व्यरिद्धि के लिए आप जो अव्यय यूज करते हो दैट इज दुर। बेसिकली ये जो अव्यय है ना, ये उपसर्ग भी हैं। उपसर्ग यानी क्योंकि ये शब्द के पहले लग रहे हैं, जैसे प्रत्यय मैंने पढ़ा है, प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद में लगते हैं, दैट इज सफिक्स। क्लियर? यहाँ पे मैं अव्यय को उपसर्ग बोलूंगी क्योंकि उपसर्ग जो है ना वो शब्द के पहले लगते हैं। ये दुर, अब आगे जब मैं आपको उपसर्ग का एक लेक्चर लूंगी तो वहां पे भी आपको ये दुर हो गया, अधि हो गया, सु हो गया, ये आपको ना उपसर्ग की फॉर्म में भी दिखेंगे। और अव्ययी भाव समास का मेन मकसद क्या होता है कि जो आपका अव्यय नहीं है उसको भी आपको अव्यय बनाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये उपगंगम लिख दिया। अब ये इस पे इस पे क्या कहते हैं, आपका विभक्ति वचन वगैरह का क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि ये अव्यय बन चुका है अब। ठीक है, तो अव्यय पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यय भाव समास का मेन एम ही यही है कि आपको ऐसे शब्द जो अव्यय नहीं है उनको अव्यय बनाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो सु है ना, ये अव्यय के साथ यहाँ पे उपसर्ग भी है, उप आपका उपसर्ग है, अधि भी आपका उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग को ऐड करके जो आपका ये नया शब्द बन रहा है ये आपका अव्यय बनेगा। इज दैट क्लियर? तो उपसर्ग और अव्यय में कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ पे अव्यय इसको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसको जब समास कर रहे हैं ना, हमारी पहली कंडीशन ये है कि अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास करना है। ठीक है, तो आप ये मत पूछना कि मैम आपने अव्यय बोला था फिर बाद में आपने उपसर्ग बोल दिया इस चीज़ को। ये कॉन्सेप्ट देखो, उपसर्ग और अव्यय का कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास में हम उपसर्ग को अव्यय मान के उसको समास करके एक जो नया शब्द बन रहा है हम उसको भी अव्यय बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे व्यरिद्धि में दुर उपसर्ग का सुबंत के साथ यहाँ पे समास हुआ। सुबंत क्या है यहाँ पे? यवनम। यवन मतलब यवन एक देश है, लाइक उसका व्यरिद्धि मतलब उसकी दुर्गति। ठीक है, तो यवनों का नाश, यवनों का नाश यानी दुर्यवनम। दुर्यवनम यानी यवना नाम व्यरिद्धि। यहाँ पे भी षष्ठी का प्रयोग हुआ है। षष्ठी बहुवचन, बहुवचन क्यों? क्योंकि यवन के लोग बहुत ज्यादा हैं, लाइक 200 तो ज्यादा ही हैं, तो इसीलिए यवना नाम व्यरिद्धि। ठीक है, तीसरा जो आपका पांचवा अर्थ है वो आपके अभाव में यूज होता है। अभाव के लिए जो हम उपसर्ग का यूज करते हैं दैट इज निर। ठीक है, निर के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने निर के साथ जो समास किया है वो मक्षिकम का किया है। तो निर्मक्षिकम, मक्षी यानी मक्षिक यानी मक्खी, बिना मक्खी, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। यहाँ पे भी देखो का के की यूज हुआ, यहाँ पे भी संबंध। ठीक है, तो विग्रह में हम षष्ठी का यूज करेंगे क्योंकि मक्खियां बहुवचन है, तो यहाँ पे मक्षी का नाम अभावः, अभाव यानी एब्सेंस। ठीक है, इस अर्थ में हम यूज करते हैं इसको। जो आपका सिक्स्थ होता है दैट इज अत्ययः। देखो अत्यय में एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ टीचर्स ना, वैसे अत्यय का अर्थ जो होता है ना वो अति होता है, अति यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ जो प्रोफेसर्स हैं उसको विनाश के अर्थ में भी बताते हैं। ठीक है, बुक में जो है वो अति के वर्ड में मेंशन्ड है,
और जब हमें क्लास में पढ़ाया गया था तो सर ने हमें विनाश के अर्थ में पढ़ाया था। क्लियर? तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, उसमें विग्रह में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम उपसर्ग का यूज़ करते हैं वो यहाँ पे उपसर्ग का यूज़ करते हैं हम अति का। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अति हिमम, हिमम यानी बर्फ। ठीक है, बर्फ का या तो विनाश या बर्फ की बहुत ज़्यादा अति। ठीक है, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? हिमस्य अत्यः। यहाँ पे भी देखो षष्ठी का ही प्रयोग हुआ है, ज़्यादातर में षष्ठी का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? बस एक अभी जो हमने अधि वाला जो पढ़ा था वहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है, बाकी सब जगह षष्ठी का हमने प्रयोग किया है। अब जो नेक्स्ट अर्थ है वो आता है हमारा असंप्रति के अर्थ में। असंप्रति के लिए जो हम लोग उपसर्ग यूज़ करते हैं दैट इज़ अति। ठीक है, असंप्रति का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे ये चीज़ ना अभी उचित नहीं है, ये चीज़ इस टाइम पे ठीक नहीं है। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अति निद्रम, अति निद्रम आपका समस्त पद है। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या बनेगा? निद्रा संप्रति न युज्यते, मतलब इस समय निद्रा ठीक नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट 8th अर्थ है हमारा दैट इज शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव के लिए जो हमें समास अगर हमें करना है, समस्त पद बनाने के लिए हमें बाद में हमें इति शब्द जोड़ लेना होता है। प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी शब्द की उत्पत्ति के अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया हरि इति, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद बनेगा हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव। ठीक है, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव। अगर मैंने लिख दिया इसको कृष्ण इति, ठीक है, कृष्ण इति लिखने से क्या होगा? कृष्ण शब्दस्य प्रादुर्भाव, मतलब कृष्ण शब्द की उत्पत्ति। जो 9th अर्थ है दैट इज पश्चात। पश्चात यानी एक तो पीछे के अर्थ में यूज होता है, पश्चात यानी बाद में या पीछे। और यहाँ पे जो उपसर्ग का यूज होता है वहां पे यूज होता है अनु का। ठीक है, अनु उपसर्ग का यूज होके अनु प्लस विष्णु, यानी अब यहाँ पे जो यूज होता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो विभक्ति यूज होती है ये भी षष्ठी यूज होती है यहाँ पे भी। ठीक है, षष्ठी एक वचन, विष्णु शब्द की जो षष्ठी एक वचन बनेगा दैट इज विष्णु हो, फिर पश्चात तो एज इट इज पश्चात आ जाएगा, यानी विष्णु के पीछे। क्लियर? ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका लॉजिक नहीं है, मैं आपको इसका मतलब बता सकती हूँ, कौन सा उपसर्ग इसमें यूज हो सकता है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बट विग्रह कैसे करना है वो एज पर रूल ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल भी स्पेसिफिक सूत्र से आए हुए हैं, जो सूत्र आपके यूजी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं सूत्र यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उतना पढ़ा रही हूँ आपको। क्लियर? एक जो होता है आपका यथा, अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना यथा पूर्व, ठीक है, यथाशक्ति, इस तरीके से जो हमने पढ़े थे ना, मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि यथा जो है वो आपके 4 अर्थ में यूज होता है। यथा जो उपसर्ग है या अव्यय बोल लो, ये आपके 4 अर्थ में यूज होता है। कौन कौन से 4 अर्थ? योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनअतिवृत्ति और सादृश्य। योग्यता मतलब जिसके द्वारा जो किया जाए। ठीक है, अब इस यथा अर्थ में भी डिफरेंट आपके वो यूज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनु आपका पश्चात अर्थ में भी यूज होता है, अनु आपका यथा के योग्यता अर्थ में भी यूज होता है। अनुरूपम यानी रूपस्य योग्यम, इसका विग्रह योग्यम आपको अपने हिसाब से लगाना है और यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग करना है। ठीक है, रूपस्य योग्यम। फिर वीप्सा जो होता है वो बार बार किसी चीज को रिपीट करने के अर्थ में, जैसे हर दिन, ठीक है, या कोई चीज बार बार हो रही है उसको दिखाने के लिए हम वीप्सा का यूज करते हैं। वीप्सा अर्थ में आपका जो उपसर्ग यूज होता है दैट इज आपका प्रति। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिख दिया प्रतिदिनम, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा दिनम दिनम, यानी ये देख, प्रतिदिन मतलब हर दिन, जो दिन शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे दिनम दिनम, तो यहाँ पे जो अर्थ है दैट इज वीप्सा के अर्थ में। ठीक है, फिर एक होता है हमारा पदार्थ अनअतिवृत्ति। पदार्थ अनअतिवृत्ति का अगर मैं सामान्य अर्थ बोलूं तो जितना सामर्थ्य हो ना उतना काम करना चाहिए, मतलब जितना आप में पोटेंशियल है ना उतना ही काम करो, जितना आप कर सकते हो, अपने शरीर से ऊपर आपको कोई काम नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे होता है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्तिम अनअतिक्रम्य। अनअतिक्रम्य मतलब शक्ति से अधिक आपको काम नहीं करना चाहिए। अब सपोज करो एक दुबला पतला आदमी है, उसके अंदर शक्ति नहीं है किसी पहलवान से लड़ने की, और वो फिर भी लड़ने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो होती है वो पदार्थ अनअतिवृत्ति के अर्थ में यूज होती है कि जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो आपको उसी हिसाब से एक्शन करना चाहिए, अपने से ऊपर आपको एक्शन नहीं करना चाहिए। क्लियर। और एक जो लास्ट अर्थ होता है इसका वो होता है सादृश्य। सादृश्य मतलब एक जैसा, ठीक है, समान अर्थ में। जैसे यहाँ पे जो यूज होता है दैट इज सहरि, स उपसर्ग। यहाँ पे देखो योग्यता के अर्थ में आपका यूज होता है अनु, वीप्सा के अर्थ में आपका यूज होता है प्रति, पदार्थ अनतिवृत्ति के आपका यथा शब्द यूज होता है, ठीक है, और सादृश्य के अर्थ में आपका स उपसर्ग यूज होता है, ठीक है। तो सहरि, सहरि यहाँ पे हरे है सादृश्यम। अब देखो हरे है यहाँ पे भी ये षष्ठी का यूज हुआ है, ठीक है। आपको शब्द रूप में कौन कौन से शब्द रूप आपको आने चाहिए, अगर आपको वो जानने हैं तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंपॉर्टेंट शब्द रूप, तो मैं उसमें एक लेक्चर बना दूंगी कि आपको ये वाले शब्द रूप तो मस्ट रिमेंबर हैं, और मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि उनको मेमोराइज कैसे करना है या कौन सी विभक्ति को किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मुझे आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत है ज़्यादा, तो मैं प्रायोरिटी पे उन टॉपिक्स पे पहले लेक्चर बना दूंगी ताकि आपके एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 11th अर्थ होता है आनुपूर्व्य। देखो आनुपूर्व्य में भी जो यूज होता है दैट इज अनु, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है ना, आनुपूर्व्य का अर्थ होता है जो सीक्वेंस बताता है बेसिकली। अगर मैं इंग्लिश में इसको बताऊं तो सीक्वेंस, जैसे पहले से पहले वाला बताने वाला या इसके बाद बताने वाला, दैट इज आनुपूर्व्य, ठीक है। एग्जाम्पल से बताऊं तो अनुज्येष्ठम, और इसका अगर हम विग्रह करते तो सिंपल है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वम, यहाँ पे भी षष्ठी आया, मैक्सिमम केसेस में आपका षष्ठी यूज हो रहा है। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वयेण मतलब ज्येष्ठ के क्रम से, क्रम यानी सीक्वेंस। क्लियर। अब हमारे 4 अर्थ बच गए हैं। अब एक होता है योग पद्य। योग, योग ये मतलब क्या होता है, जुड़ना एक साथ, ठीक है। तो यहां पे भी हम यूज करते हैं स। आपका स ना 3 जगह आता है, एक सादृश्य के अर्थ में आता है। देखो सादृश्य आपका यथा के अर्थ में भी होता है और सादृश्य आपका एक अलग अर्थ में भी यूज होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम योग पद्य पढ़ लेते हैं। योग पद्य में भी स यूज होता है, जैसे स चक्रम यानी चक्र के साथ, ठीक है, चक्र के द्वारा। बट अब देखो यहाँ पे ना तृतीया विभक्ति का यूज होता है, क्योंकि हमने जब कारक पढ़ा था, कारक में हम तृतीया किस अर्थ में यूज करते हैं, से या के द्वारा के अर्थ में, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आपको, वैसे तो आपको ये लगेगा कि चक्र के साथ, चक्र के साथ मतलब षष्ठी आनी चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे ना इस चीज को, जैसे चक्र के साथ यानी चक्र के द्वारा ये काम कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे षष्ठी के रिलेशन के अर्थ में नहीं आ रहा, यहाँ चक्र का कोई रिलेशन नहीं है साथ के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसीलिए चक्रेण युगपत ऐसे इसका विग्रह होगा। चक्रेण यहाँ पे तृतीया एकवचन यूज हुआ है। अगर यहाँ पे बहुत सारे चक्र होते तो यहाँ पे तृतीया बहुवचन यूज होता। क्लियर। एक होता है आपका सादृश्य। सादृश्य यहाँ पे समान अर्थ के हिसाब से हुआ है, और सादृश्य यहाँ पे गुण और रूप के अनुसार, यानी एक देखो एक आप सेम, जैसे अगर आप ट्विंस देखो, ठीक है, ट्विंस तो ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं, उसके लिए हम ये वाला सादृश्य यूज करते हैं कि वो एकदम सिमिलैरिटी है उसमें, वो दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। एक ट्विंस होते हैं जिनके ना पर्सनालिटी और जो उनकी कॉम्प्लेक्शन है वो सिमिलर होते हैं, बट वो एक जैसे 100% एक जैसे नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला सादृश्य यूज करते हैं। जैसे सखी यानी सदृश सख्या यानी सखी के जैसा, मतलब हम इसको ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन टोन में अगर हम यूज करें तो ये वाला सादृश्य है, और आइडेंटिकल टोन में अगर हम यूज करें तो ये वाला सादृश्य है। आई होप इट इज क्लियर। अब आपके बाकी जो लास्ट 3 बचे हैं दैट इज संपत्ति, अंत और साकल्य। देखो संपत्ति, संपत्ति सबको पता है क्या होती है, जिसका पोजेशन होता है, मतलब ये चीज मेरी है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं उपसर्ग सु। सु हमारा 2 अर्थ में आया, ऊपर भी आया था, इसमें भी आ रहा है,
ठीक है। सुक्षत्रम, सुक्षत्रम यानी ये क्षत्रियों की संपत्ति है, क्षत्राणाम संपत्ति, यहाँ पे भी षष्ठी बहुवचन आया रिलेशन के अर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साकल्य। साकल्य जो आता है वो संपूर्णता के अर्थ में आता है। संपूर्णता मतलब 100% कंप्लीशन, कि मतलब एक भी चीज आपने नहीं छोड़ी, उस अर्थ में आएगा। तो यहाँ पे भी जो हमारा उपसर्ग यूज होता है वो स उपसर्ग यूज होता है। स आपके 4 कंडीशंस में यूज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब अर्थ से आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन से अर्थ में यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? सतृणम, सतृणम मतलब तृणम अपरित्यज्य। अब साकल्य में है ना अपरित्यज्य जुड़ जाता है। सतृणम का मतलब तृण को भी न छोड़कर, मतलब जैसे एक तिनके को भी नहीं छोड़ा उसने, इतनी संपूर्ण, मतलब इतना संपूर्ण काम किया, ये जो अर्थ होता है वो साकल्य होता है। ठीक है। अब जो लास्ट है दैट इज अंत। अंत मतलब एंड बताने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है सा। उदाहरण के तौर पर देखें तो सा अग्नि, सा अग्नि यानी अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यानी अग्नि ग्रंथ तक पढ़ता है, अग्नि ग्रंथ के लास्ट पेज तक पढ़ता है, दैट इज अंत। ठीक है। अप टू वाला जो होता है ना, इंग्लिश में आप बोलते हो ना अप टू दिस, ये वही वाला अर्थ है। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शनल केस भी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एमसीक्यू बन जाता है इस टॉपिक से। नदी भिष चेती, मतलब देखो नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है। ठीक है। अगर नदी विशेष यानी कोई भी रिवर जैसा आपको कुछ बता रहा है, तो उसके साथ जो समास होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक यानी किसी भी काउंटिंग का, काउंटिंग यानी 1 2 3 4, ठीक है, उसका जब समास होता है ना तो वो अव्ययी भाव समास होता है, द्विगु समास नहीं होता। जनरली अगर संख्यावाचक समास संख्यावाचक शब्द का अगर सुबंत के साथ समास होता है ना तो हम उसको द्विगु समास बोलते हैं। जब मैं आगे बढ़ाऊंगी द्विगु समास, जहां पे भी नंबर्स आ जाते हैं हम आंख बंद करके द्विगु समास लगा सकते हैं। ठीक है। बट नदीवाचक शब्द के साथ ऐसा नहीं होता। नदीवाचक शब्द के केसेस में जो संख्यावाचक शब्द के साथ जो समास होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। जैसे पंचगंगम, यहाँ पे ये जो पंचगंगम है ना ये अव्ययी भाव समास से बना है, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये होगा पंचगंगा नाम समाहारः, ये भी षष्ठी बहुवचन है। ठीक है। षष्ठी बहुवचन में 5 गंगाओं का समाहार। द्वियमुनम, द्वयो यमुनयोः समाहारः, यानी 2 यमुनाओं का समाहार। देखो गंगा यमुना ये दोनों नदीवाचक शब्द हैं। ठीक है। तो हमने अव्ययी भाव समास, देखो एग्जामिनर हर ऑल्टरनेट पेपर में या तो अव्ययी भाव समास पूछते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, या तत्पुरुष समास पूछते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ठीक है। ये मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन है जनरली, तो आप ये वाला समास और तत्पुरुष समास को आप बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपकी इस लेक्चर ने हेल्प की हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।